डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है थैंक यू। हमारी दूसरी सीरीज में। इसमें हम जानेंगे आपकी स्पेशलिटी के बारे में, जो आपने बताया मल्ल विद्या है। तो हम मल्ल विद्या के बारे में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं आपसे कि क्या है, क्या मल्ल विद्या, कहाँ से ट्रेसेस हैं, क्या आपने रिसर्च किया इसके बारे में, तो प्लीज थोड़ा सा बताइए। थैंक यू। तो जैसे आपने बोला कि मेरा रिसर्च स्पेशलाइजेशन मल्ल विद्या पे था। मेरा टॉपिक था या जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कह सकते हैं वो है एन आइकोनोग्राफिक स्टडी ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ मल्ल विद्या या ग्रैपलिंग एंड प्यूजिलिज्म ऑन विजयनगर मॉन्यूमेंट्स। बेसिकली रेसलिंग, पहलवानी, जो भी हम ग्रैपल करते हैं, जिसमें हमें एक दूसरे को स्ट्रैंगल करना होता है। जैसे कुश्ती हो गया, कुश्ती हमारा हो गई, बेसिक पहलवानी हो एग्जांपल। गई। बेसिक आज के ज़माने में हम जैसे कुश्ती कहते हैं, रेसलिंग कहते हैं, जुजित्सु हो गया, जी। जूडो हो गया, सांबो हो गया रशिया का। तो इसको प्रॉपरली हम कहते हैं ग्रैपलिंग, सबमिशन ग्रैपलिंग, जिसमें आपको आपके ओपोनेंट को सबमिट करना होता है। एंड प्यूजिलिज्म मतलब घुसे, मुक्के, बॉक्सिंग। तो बेसिकली ग्रैपलिंग एंड प्यूजिलिज्म के स्कल्पचर्स पूरे भारत में मंदिरों में अलग अलग तरीके से हमें दर्शाए गए हैं। अब या तो वो स्कल्पचर पार्ट ऑफ रामायण महाभारत की नैरेटिव थीम्स जी, के हैं, स्टोरी के हिसाब स्टोरीज के हिसाब से हैं। बाद के पीरियड में राजाओं के एक्सरसाइजेस, उनके पहलवानों के से। जी। चित्रित वर्णन किए गए हैं, या इन जनरल फोक लाइफ रिचुअल्स का पार्ट। कि जैसे आज भी हम देखते हैं कि दशहरा में बहुत दंगल होते हैं जी पूरे जी इंडिया जी, में, नाग बिल्कुल। पंचमी में दंगल होते हैं। तो इन सब के कल्चरल वर्णन हमारे मंदिरों में, कुछ किलों में और कुछ और मॉन्यूमेंट्स में स्कल्पचर्स और पेंटिंग के आ, माध्यम से किए गए हैं। जी तो मेरी पीएचडी थी सिर्फ विजयनगर साम्राज्य के इन स्कल्पचरों पे। जी। तो इसमें मैं और डीप गया, और इस पूरे सीरीज में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मैंने कैसे क्या क्या स्टडी किया, मैंने क्या क्या जाना, बिल्कुल। और आगे और क्या क्या करूंगा मैं। जी। सो तो मैं एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हमारे हिमाचल में बड़े छोटे छोटे से मेले होते हैं, तो वहाँ आज भी कुश्ती का एक इवेंट रखा जाता है स्पेशली। और बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से बहुत सारे हमारे प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग आते हैं, और वो हमेशा एक रिचुअल की तरह है, उसको हमेशा ही किया जाता है। जी। तो हम अपना पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है, क्या भारत के पास पहले से ही एमएमए था। तो डॉक्टर साहब, प्रश्नों पे आते हैं सीधा। आपके हिसाब से कंप्लीट कॉम्बैट सिस्टम क्या करता है? क्या वो आइसोलेटेड स्किल है, या एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है? आ, सबसे ये सब कुछ शुरू करने से पहले मैं एक चीज लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम कॉम्बैट की बात करते हैं, जब हम वायलेंस की बात करते हैं, जब हम लड़ाई झगड़े, मार्शल स्किल्स की बात करते हैं, तब हमारे सिर्फ ह्यूमन पूर्वज नहीं, पर प्राइमेट्स जिनसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, जी। वो लोग भी आपस में लड़ झगड़ के अपनी खुद की एक अल्फा पर्सनालिटी दर्शाते थे, अभी भी दर्शाते हैं। बिल्कुल। हर एक स्पीशीज में आप देखो जो अल्फा होते हैं, उनको ऐसा माना जाता है कि वो मार्शली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिनमें युद्ध करने की काबिलियत ज्यादा होती है, जो जो लोगों को लगता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे दूसरे बाहर के थ्रेट से। तो अगर जो हम इस फिलॉसफी को दिमाग में लेके चलें, तो देखो लड़ाई झगड़ा ह्यूमन बॉडी एक ही जैसी है। इंडिया में भी एक जैसी है, अफ्रीका में भी एक जैसी है, चाइना में भी एक जैसी है। तो अगर जो हम कॉम्बैट सिस्टम बोले, जो आजकल ज्यादातर आर्मी में यूज होती है एंड सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स में होती है, तो अब उसको आप जैसे अनआर्म्ड कॉम्बैट कहते हैं हम, जी। जो आर्मी में यूएसी कराते हैं। अब उसमें हमें ये देखना है कि उद्देश्य क्या है। जैसे क्राव मगा इजरायली हो गया, तो कॉम्बैट सिस्टम को सक्सेसफुल होने के लिए रियल लाइफ सिनारियोज में उसका सक्सेस रेट देखा जाता है कि मरो या मारो। ये सिंपल फिलॉसफी है। जी। अगर जो आप मुझे नहीं मारोगे तो सामने वाला मारेगा। मारेगा। बिल्कुल। ये है सर्वाइवल के लिए।
तो जब हम कॉम्बैट सिस्टम कहते हैं एंड वर्सेस जब हम कॉम्बैट स्पोर्ट कहते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर है कि स्पोर्ट मतलब हमें कुशलता हासिल करनी है, हम उसको डेली प्रैक्टिस करते हैं और उसके रूल्स भी उसके हैं। रूल्स होते हैं, उसके साथ साथ बहुत और चीजें होती हैं। पर जो आपका आंसर है, एक कॉम्बैट सिस्टम को बहुत ही ज्यादा निपुण होने के लिए उसको हर एक रियल लाइफ सिनारियो के थ्रू गुजर के अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। एक तो पहले मेरे को ये एमएमए जो हम आज सुनते हैं, इसको आप एंशियंट जो तरीका है इसको बोलने का, तो उसमें क्या कहेंगे हम एमएमए को? आई मीन मिक्स मार्शल आर्ट जो हम कहते हैं, जी ये जो शब्द एमएमए है, ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मतलब इंडिया में तो ये बहुत ही ज्यादा आजकल, आई थिंक आप देखोगे सोशल मीडिया इसी के बारे में बात ज्यादा करता रहता है। तो मिक्स मार्शल आर्ट की जो प्रसिद्धि हुई थी, वो ज्यादातर प्रसिद्धि हुई थी, मिक्स मार्शल आर्ट भी आज एक स्पोर्ट है, जी ये कॉम्बैट सिस्टम नहीं है। इसमें अपने निजी रूल्स हैं, इसके अपने नॉर्म्स हैं, इसके अपने लॉज हैं। तो ये फॉर इट टू बिकम लीगल, एमएमए को पहले लीगल सैंक्शंस नहीं मिलते थे। पर यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, यूएस में जब इसको लीगलाइज किया गया, ये स्पोर्ट धीरे धीरे ग्रो किया, तो तब एमएमए शब्द घरेलू शब्द बन गया एक तरह से, समझो स्पोर्ट्स के हिसाब से, कि इसमें सेफ्टी नॉर्म्स आए कि आपके ग्लव्स कितने होने चाहिए, क्योंकि कुछ ग्लव्स बहुत मोटे हुए, बहुत पतले हुए, अलग तरह के ग्लव्स बने। फिर रूल्स आए कि सिर के पीछे नहीं मारना। तो ये अलग अलग रूल्स आए। और क्या ये पहले था? अब देखो हमारे युद्ध कलाओं में मल्ल युद्ध, जो जिसपे मेरा रिसर्च है, उसके अलावा बाहु युद्ध का भी, या द्वंद्व युद्ध, इनके भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, जो बेसिकली हुआ करते थे फाइट्स टू डेथ या फाइट्स टू हार्म योर ओपोनेंट, जिसमें रूल नहीं होते थे, जिसमें आप आंखें भी नोच के निकाल सकते हो, कोना मार सकते हो आपके रिब्स पे, मतलब स्पाइन पे, फिर आप लोगों की गले में ऐसे यहाँ पे मार सकते हो, तो कोई रूल नहीं होते थे। तो जैसे ब्रैड पिट की एक बहुत पॉपुलर पिक्चर थी फाइट क्लब, तो उन उन रूल्स को देखें तो ऐसे अंडरग्राउंड फाइट्स तब भी होते थे और आज भी होते हैं। आप YouTube देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज में अंडरग्राउंड फाइट नाइट्स होती हैं। पर एक्चुअल जो ये कॉन्सेप्ट आया कि जैसे आप अगर जो बॉक्सर हो और मैं रेसलर हूं, पर आप बॉक्सिंग की दुनिया के शहंशाह हो और मैं रेसलिंग की दुनिया का शहंशाह हूं, तो हम दोनों एक दूसरे को कैसे देखें, परखें? तब जाके ये एमएमए शुरू हुआ। और ब्राजील में वाले तूदो, which means for everything stands, include everything, so वाले तूदो से स्टार्ट हुआ। एंड मल्ल विद्या में जरासंधी मल्ल विद्या कहा जाता है, जिसमें आप मुक्का घुसा सब कुछ मार सकते हो। तो बेसिकली एमएमए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वो आजकल ज्यादा प्रसिद्ध है रूल सेट्स के हिसाब से। अगर हम हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसका विवरण है, अलग अलग तरह से है। आज का एमएमए एग्जैक्टली नहीं, पर इसके जैसा यस। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। एमएमए को एलीट लेवल पर इफेक्टिव क्या बनाता है? इंडिविजुअल टेक्निक्स या सीमलेस इंटीग्रेशन और ट्रांजिशन? मेरे हिसाब से दोनों, पर दोनों को एक साथ जाना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम एमएमए को देखें, तो एमएमए ज्यादातर ऑक्टेगॉन केज के अंदर होता है। तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि जैसे आपको टेक डाउन आना चाहिए, जो रेसलिंग का पार्ट है, टेक डाउन डिफेंस आना चाहिए, जो रेसलिंग का पार्ट है। तीसरा है, अगर जो किसी ने आपको पुश कर दिया केज पे, तो आपको केज वर्क आना चाहिए। फिर चौथा है स्ट्राइकिंग, जिसमें बॉक्सिंग, मुay थाई ये सब आता है। तो आपको अगर जो स्टैंडिंग फाइट करनी है, तो आपको स्ट्राइक कैसे करना है और अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। फिर आता है ग्राउंड। अगर जो ज्यादातर लड़ाइयां आप सड़क पे भी देखोगे, ग्राउंड पे तो जाती ही हैं। अब वहां आता है जुजित्सु। तो जुजित्सु में फिर अगर जो आप ग्राउंड में हो, तो आप अपने आप को डिफेंड कैसे करोगे?
या अगर जो आप टॉप पोजीशन पे हो तो आप अपने आप को कैपिटलाइज कैसे करोगे। तो जो अच्छा एलीट एमएमए प्रोग्राम होता है, जैसे इंडिया में कुछ ही हैं जो मतलब जिनको मैं जेन्युइन मानता हूं, जैसे जो मेरी फाइट टीम है दिल्ली में, क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब, और ऐसे 2-3 और बहुत एलीट फाइट क्लब्स हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में। बेसिकली ये लोग ज़्यादा क्योंकि अर्बन यूथ को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतना सारा सीखना, एक एलीट प्रोग्राम बनाना और सीखना और सिखाना, आज के इंडिया में सब इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। मतलब जब मैं भी रिसर्च कर रहा था और मैं भी सीख रहा था, तो मेरे लिए इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। कठिनाइयाँ तो मिलती थी, पर क्योंकि जिम और इन सब के खर्चे भी बहुत होते हैं, आपका खुराक होता है, आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, ये सब अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो एमएमए को एलीट अलग-अलग मूव्स, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम, पर इसके साथ फिर साइकोलॉजी, अच्छे फाइटर को अच्छे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, उनके कोचेस को मेंटल ट्रेनिंग करानी होती है। फिर आता है खुराक, जो अच्छा डाइट, फिर रिकवरी, फिर रिहैब आता है कि आप इंजरी से कैसे आगे बढ़े। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी है, एमएमए में घुस तो गए, पर लड़ोगे कहाँ? किस प्रमोशन में लड़ना है, किस प्रमोशन में नहीं लड़ना है। तो ये सारी अलग-अलग चीज़ें हैं जो एक एमएमए प्रोग्राम को एलीट और लेजिट बनाती हैं, जो इंडिया में अब धीरे-धीरे शुरू हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, हम अंतिम प्रश्न पे आते हैं इस एपिसोड के। अगर हम इंडियन कॉम्बैट ट्रेडिशन की बात करें, जैसे मल्ल विद्या हो गया, पहलवानी हो गया, युद्ध कला हो गया, क्या ये सिस्टम फंडामेंटली अलग थे या ये एक यूनिफाइड कॉम्बैट फिलॉसफी का पार्ट थे? अब देखो, इसका जवाब ना मैं अलग-अलग तरीके से देता हूँ और शायद मैं आपको ढंग से समझा पाऊँ। जी। अब जब हम युद्ध कलाओं को देखते हैं, तो उसमें अब जैसे हम अनआर्म्ड कॉम्बैट होता है या क्लोज कॉम्बैट होता है, जिसमें क्लोज कॉम्बैट में फिर चाकू आ गए या और तरह के आर्म्स आ गए। अनआर्म्ड कॉम्बैट में आप अपने ओपोनेंट को अलग-अलग तरह से मारने की कोशिश कर रहे हो। तो वॉरफेयर में हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है मरो या मारो। वैसे मरो तो किसी का नहीं होता, मारना ही होता है। तो अब हमारा ये है कि कॉम्बैट सिस्टम से कॉम्बैट स्पोर्ट की तरफ कैसे जाता है और क्यों जाना शुरू हुआ। तो मल्ल विद्या, पहलवानी या कोई भी प्राचीन भारतीय युद्ध कला ले लो, कलरीपयट्टू ले लो, थंगता ले लो मणिपुर का, या छऊ ले लो आप ईस्ट इंडिया का, या आप लाठी खेल ले लो, कुछ भी ले लो आप। सब लोगों का पहले उद्देश्य था सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा। बाद में इसको एज अ डिसिप्लिनेरियन सिस्टम कन्वर्ट किया गया, हमारे फिजिकल एजुकेशन में डाला गया। क्यों? क्योंकि इसको सेफ एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करने से आप लोगों का मतलब लोगों का फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग अच्छा माना जाता है और होता है। क्योंकि मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं कि कैसे मार्शल आर्ट्स ने मेरी जिंदगी बदली है। पर क्या होता है कि युद्ध कला से अब ये सिर्फ एक कला की तरफ जा रहे हैं, जहां पे आपका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे सामने वाले को मार के पीटना है, बल्कि जब हम जैसे मैं क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब या आप किसी भी जिम में जाओ, आपका काम है अपने पार्टनर को सेफ रखना। आपको वो सेफ्टी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि अगर जो आपका पार्टनर बेहतर होगा या होगी, तो आप बेहतर बनोगे। तो फिर हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, फिलॉसफी चेंज हो जाता है। और फिर हम बात करते हैं, जब हम एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड में बात करते हैं, तो 64 कलाएं होती थी, ऐसा माना जाता है, जो सब राजा, महाराजा, युवराजों को सिखाई जाती थी, जिसमें आर्चरी होती थी, घुड़सवारी होती थी, रेसलिंग होती थी, फिर लाठी खेल, फेंसिंग होती थी। तो हर एक राजा को ये 64 आने चाहिए, मतलब ऐसा माना जाता था। एंड हर एक राजा के पास एक गुरु होते थे। अब जैसे हमने द्रोणाचार्य का नाम सुना है। अब जब हम युद्ध कला की बात कर रहे हैं या कॉम्बैट स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, फिजिकल एस्पेक्ट 50% है,
बाकी 50% है जो हमें दिखता नहीं है, वो है मेंटल स्टेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो फिलोसॉफिकली हम जब बात करें शिवलरी, जैसे वीर और वीरांगना की जो हमारी गाथाएं हैं, जैसे हम कहते हैं ना वीर सावरकर, या ऐसा किसी के साथ भी वीर लगा दिया कि वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर अभिमन्यु। सिमिलरली पहलवानी जब ईरान से आया, ईरान तुर्की एरिया से आया, तो वहां जवान मर्दी कि ये जवान मर्द है, इसका पर्सनालिटी डेवलप करो। सिमिलरली वेस्ट में आप जाओगे तो जो नाइट्स होते थे उनको शिवलरिस, द कोड ऑफ शिवलरी के हिसाब से माना जाता था। तो फिलोसॉफिकली ये था कि एक वीर या वीरांगना युद्धवीर होते हैं, दयावीर होते हैं और दानवीर होते हैं। तो आप एज अ इफ यू आर अ ब्रेव पर्सन, आप अपनी ब्रेवरी सिर्फ मारकाट में ही, वायलेंस में ही नहीं दिखाते, आप अपनी ब्रेवरी चैरिटी में भी दिखाते हो, आप अपनी ब्रेवरी कंपैशन, लोगों के प्रति दया करना, लोगों की देखभाल करना। तो फिलोसॉफिकली जब हम मार्शल आर्ट, कॉम्बैट आर्ट की बात करते हैं, तो ऐसा कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है जो हमें सिखाता है कि पहले वार करो। द ट्रू एसेंस ऑफ एनी मार्शल आर्ट इज डिफेंस। सामने वाला हमें ना मार सके, पर डिफेंस में हमें पूरी मेहनत करनी है कि हमें ना लगे। तो फिलोसॉफिकली तो सारे एसेंस में सेम है। अब ये मैटर कहाँ चेंज कहाँ होते हैं कि जैसे हम बात करते हैं रिचुअल्स, कहाँ प्रैक्टिस होती है, क्या पहन के प्रैक्टिस होती है, खुराक अलग अलग होते हैं, कोई गाना गाता है, कोई साथ में डांस फॉर्म आ गया। तो जैसे मैंने पहले बोला, ह्यूमन बॉडी तो एक ही है, इसको तोड़ने के जोड़ने के तरीके भी कुछ ही हैं। अब जो मैं स्ट्रेट आर्म लॉक को कहता हूँ आर्म बार इंग्लिश में, जापानीज में उसको जूजी गतामी, उड़ी गतामी कहते हैं, कैच रेसलिंग में उसको की लॉक कहते हैं, आर्म लॉक कहते हैं। तो वो नाम चेंज हो रहा है, बट है तो यही ना, तोड़ना तो यही है। तो बेसिकली फंडामेंटली चीजें चेंज नहीं होती, जो चेंज होती हैं वो है हमें उनको दर्शाने का तरीका। तो ये था हमारा पहला एपिसोड भारत की युद्ध कलाओं के बारे में। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे हमारे भारत के युद्ध कलाओं के बारे में, कि उनका जन्म कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ के हमें ट्रेसेस मिलते हैं, और इतिहास में क्या कुछ लिखा गया है, और कहाँ से वो बातें आती हैं जो हमारे सामने हैं। तो हमारे साथ इसके विशेषज्ञ डॉक्टर कुश जी हैं। हम इनसे और भी प्रश्न लेंगे, और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमेशा की तरह आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि एक एपिसोड में सारे प्रश्नों के जवाब दिए जाएं। धन्यवाद।